गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे कन्वर्जन डिसऑर्डर। सो कन्वर्जन डिसऑर्डर कॉज पेशेंट टू सफ़र अपेरेंटली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। कन्वर्जन डिसऑर्डर में जो पेशेंट रहता है इसमें भी वो फॉल्स सिम्टम्स शो करता है, पर वो क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स शो करता है, जैसे कि नमनेस, ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस, फिट्स, बट विदाउट अ न्यूरोलॉजिकल कॉज। पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल कॉज नहीं होगा, पर पेशेंट न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स शो करता है। इट इज़ थॉट दैट दिस प्रॉब्लम अराइज इन रिस्पॉन्स टू डिफ़िकल्टीज इन द पेशेंट लाइफ। तो ये थॉट है कि पेशेंट को जब कभी अपने लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्टीज़ होते हैं तो पेशेंट ये सारे प्रॉब्लम अराइज करता है। एंड कन्वर्जन इज़ कंसिडर्ड अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर इन द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 4th एडिशन। तो अकॉर्डिंग टू DSM-4 ये जो है वो क्या कंसिडर किया गया है, एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर के रूप में कंसिडर किया गया है। फॉर्मली नोन एज हिस्टीरिया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हिस्टीरिया बोल सकते हैं। द टर्म कन्वर्जन हैज़ इट्स ओरिजिन इन फ्रूट्स डॉक्टराइन दैट एंजाइटी इज़ कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सिम्टम्स। तो कन्वर्जन मतलब एंजाइटी जो कन्वर्ट होता है फिजिकल सिम्टम्स में, उसका अदर नेम मतलब फ्रूट के द्वारा ये क्या है, ओरिजिन किया गया है। क्या जो एंजाइटी वो कन्वर्ट होता है किसमें, इनटू द फिजिकल सिम्टम्स में। कन्वर्जन डिसऑर्डर इन्वॉल्व सेंसरी और मोटर सिम्टम्स नॉट रिलेटेड टू नॉन फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी। तो जो कन्वर्जन डिसऑर्डर है वो सेंसरी और मोटर सिम्टम्स शो करते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर वाले पेशेंट, बट वो फिजियोलॉजी मतलब वो बॉडी की फिजियोलॉजी से रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसे कि ग्लव्स एनेस्थीसिया बोलेंगे, मतलब पेशेंट बोलेगा कि उसके जितने भी जो हाथ है, जो पाम्स वाला पूरा एरिया है, मतलब हैंड है उसका, वो क्या हो गया है, पूरा नमनेस हो रहा है। ग्लव्स एनेस्थीसिया पेशेंट साइन एंड सिम्टम्स शो करता है किसमें, कन्वर्जन डिसऑर्डर में। कन्वर्जन सिम्टम्स अपीयर सडनली, जो पेशेंट रहेगा वो उसके में सिम्टम्स सडनली अपीयर होता है। कन्वर्जन सिम्टम्स आर रिलेटेड टू मार्क्ड स्ट्रेस, जब पेशेंट को कभी उसकी लाइफ में लगेगा कि स्ट्रेस उसको हो रहा है तो पेशेंट इस टाइप का सिम्टम्स शो करता है। मिक्स प्रेजेंटेशन होगा, सेंसरी और मोटर दोनों हो सकता है पेशेंट को, और पॉपुलराइज्ड बाय फ्रूड। Presentation. Conversion disorder can present with motor or sensory symptoms include any of the following. मोटर सिम्टम्स में क्या क्या शो करेंगे पेशेंट, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन और बैलेंस होगा पेशेंट को, वीकनेस, पैरालिसिस ऑफ द लिम्ब और एंटायर बॉडी में होगा, उसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलेंगे हिस्टेरिकल पैरालिसिस। और मोटर कन्वर्जन डिसऑर्डर, इम्पेयरमेंट और लॉस ऑफ स्पीच, हिस्टेरिकल अफोनिया होगा पेशेंट को, डिफ़िकल्टी swallowing और सेंसेशन ऑफ लम इन द थ्रोट होगा, यूटिनरी रिटेंशन पेशेंट शो करेगा, साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर और कन्वर्जन शो करेगा, फिक्स डिस्फोनिया अनलाइक नॉर्मल डिस्फोनिया, ट्रेमर, मायोक्लोनस और अदर मूवमेंट डिसऑर्डर, गेट प्रॉब्लम, एस्थेसिया, एबेसिया बोलते हैं हम उसको मेडिकल टर्म में, सिंको, फेंटिंग। पेशेंट ये सारे सिम्टम्स मोटर सिम्टम्स में शो करते हैं। इसमें से कुछ कुछ सिम्टम्स पेशेंट शो करेगा। सेंसरी सिम्टम्स में पेशेंट कौन कौन से सिम्टम्स शो करता है, इम्पेयर्ड विजन, उसको हम बोलेंगे हिस्टेरिकल ब्लाइंडनेस, डबल विजन, इम्पेयर्ड हीयरिंग, उसको हम बोलते हैं डिफनेस, लॉस और डिस्टर्बेंस ऑफ टच और पेन सेंसेशन। कन्वर्शन सिम्टम्स टिपिकली डू नॉट कन्फर्म to known anatomical pathway or physiological mechanism, but instead follow the individual's conceptualization of a condition, typically the less medical knowledge a person has, the more impossible are the presenting symptoms. Person with more sophisticated medical knowledge tend to have more subtle symptoms and deficit that may closely stimulate neurological and other जनरल मेडिकल कंडीशन। तो इसमें जो पेशेंट रहेगा कन्वर्जन सिम्टम्स में, पेशेंट को जिस भी डिजीज़ का फुल ऑफ नॉलेज रहेगा उस डिजीज़ के सारे साइन ऑफ सिम्टम्स पर्सन अपने आप में गेन करता है और उस सारे सिम्टम्स को वो क्या करता है, शो करता है। इसमें पेशेंट जो रहेगा उसको या तो वो मेडिकली क्या होगा, उस इतना सोफिस्टिकेटेड होगा कि वो सारे सिम्टम्स को गेन करेगा, पहले मेडिकल नॉलेज उसके बारे में, उस डिजीज़ के बारे में गेन करेगा, और सारे साइन सिम्टम्स क्या करता है, शो करता है उस डिजीज़ से रिलेटेड।
Other symptoms are produced because they reduce the anxiety of the patient by keeping the psychological conflict out of conscious awareness and process called as primary gain. तो इसमें जो पेशेंट है वो क्या करता है, अपना साइकोलॉजिकल मतलब अपना एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट ये सारे सिम्टम्स शो करता है, पर वो उसके आउट ऑफ कॉन्शियसनेस में होता है। इसको बोलते हैं पेशेंट का प्राइमरी गेन। दिस सिम्टम्स ऑफ कन्वर्जन आर ऑफन एडवांटेजियस टू द पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल, अ वुमेन हु डेवलप अ साइकोजेनिक पैरालिसिस ऑफ द आर्म में escape फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ एल्डरली रिलेटिव सच एज एडवांटेज इज कॉल्ड एज सेकेंडरी गेन। तो इसमें क्या रहता है, जब पेशेंट को अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस दिखता है तो पेशेंट ये सारे सिम्टम शो करता है। जैसे कि एक वुमेन है, उसके घर में कोई एल्डरली पीपल है, तो वुमेन सोचेगी कि मेरे को उस एल्डरली पीपल का, जो भी घर में उसके एल्डरली रिलेटिव्स हैं, उसका केयर करना पड़ेगा। तो क्या क्या करेगी वो वुमेन, ये सारे सिम्टम्स शो करेगी ताकि उसको उनका केयर ना करना पड़े। द पेशेंट डज नॉट प्रोड्यूस द सिम्टम्स इंटेंशनली। तो ये ज़्यादा सारे सिम्टम्स पेशेंट इंटेंशनली प्रोड्यूस नहीं करता है, बस उसको अनकॉन्शियसनेस, मतलब पेशेंट इस सिम्टम्स के अनकॉन्शियसनेस रहता है, और जब भी उसको अपने लाइफ में कुछ स्ट्रेस लगता है तो वो इस चीज़ से बचने के लिए ये सारे सिम्टम्स शो करने लगता है। द पेशेंट शो लेस डिस्ट्रेस और शो लैक ऑफ कंसर्न अबाउट द सिम्टम्स कॉल्ड एज लेवल इन डिफरेंसेस। तो पेशेंट जो रहता है वो क्या करता है, लेस डिस्ट्रेस और शो लैक ऑफ कंसर्न अबाउट द सिम्टम्स। मतलब पेशेंट ज़्यादा कंसर्न नहीं रहता अपने सिम्टम्स के बारे में। इसको हम क्या बोलेंगे, लेवल इन डिफरेंसेस। फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन डू नॉट रिवील एनी मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़। तो इसमें क्या है, पेशेंट का जब फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो क्या करेगा, कोई मेडिकल एबनॉर्मलिटी या न्यूरोलॉजिकली नॉर्मलिटी पेशेंट शो नहीं करता है। लेक ऑफ कॉन्शियस कंट्रोल ओवर द सिम्टम्स। पेशेंट अपने सिम्टम्स के ऊपर कॉन्शियस मतलब कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो कंट्रोल करने में क्या होता है, इनकेपेबल होता है। इम्पेयर फंक्शनिंग ऑफ सोशल वर्क रिलेटेड एरिया कॉज बाय सिम्टम्स। पर पेशेंट इतना सिम्टम शो करता है कि वो उसके फंक्शनिंग और उसके सोशल फंक्शन में वो क्या करे, ये सारे सिम्टम्स उसको इम्पेयर्ड बना दें। मैनेजमेंट, तो एक्यूट केस में क्या करते हैं हम, रीअश्योरेंस करते हैं, अप्रोप्रिएट रिहेबिलिटेशन करते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर क्लाइंट सीक हेल्प फ्रॉम द फिजिशियन एंड रिसेंड रिफर टू द साइकोथेरेपीज। तो हम साइकोथेरेपीज में क्या क्या कर सकते हैं, साइकोएनालिटिक थेरेपी इज़ नॉट इफेक्टिव फॉर कन्वर्जन डिसऑर्डर। हम जो साइकोथेरेपी करते हैं वो सारे इसमें इफेक्टिव नहीं है। The cognitive behavior approach involves pointing out selective attention to physical sensation and discouraging the client from the seeking medical assistance। हम पेशेंट को डिस्करेज करते हैं कि बार बार आपको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, और क्या करते हैं हम लोग, पॉइंटिंग आउट करते हैं सेलेक्टिव अटेंशन टू फिजिकल सेंसेशन। पेशेंट जो बार बार उसको जो फिजिकल सेंसेशन हो रहा है ना, उसको हम क्या करते हैं, पहले उसको क्या कर सकते हैं हम, उसको मॉडिफाई करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर पेशेंट का हम लोग उसका वहाँ से ध्यान डाइवर्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, देयर इज़ अ लिटिल एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर। इसके लिए कुछ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, थोड़े से ही ट्रीटमेंट है, ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट भी हम यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग उससे पेशेंट को इस डिजीज से रिलेटेड जो एंजाइटी हो रहे हैं उसके कारण हम लोग बेंजोडाइजेपिन और एंटी एंजाइटी ड्रग यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट में इंक्लूड द फॉलोइंग, फिजियोथेरेपी वेयर अप्रोप्रिएट, हम फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी टू मेंटेन द ऑटोनॉमी इन एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में हम लोग पेशेंट को क्या कर सकते हैं, उसको ऑक्यूपेशन थेरेपी दे सकते हैं ताकि पेशेंट अपनी डेली लाइफ में बिजी रहे और ये सारे सिम्टम्स को क्या करें, शो ना करें। मतलब उसका ध्यान हट जाएगा तो पेशेंट खुद ही इस सिम्टम्स को शो करना बंद कर देगा। Treatment of comorbid depression or anxiety if present. Other treatments such as the cognitive behavior therapy, hypnosis, EMDR, and psychodynamic psychotherapy, EEG, brain biofeedback need further trials. ये सारी थेरेपीज़ हम कर सकते हैं। फिर अदर इसमें जो क्लासिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे उसमें है डिसोसिएटिव अमनेसिया, डिसोसिएटिव फ्यूग्स, डिसोसिएटिव स्टूपर, ट्रांसपोजिशन डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव मोटर डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव कन्वर्जन, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया एंड सेंसरी लॉस, मिक्स डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, अदर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर अनस्पेसिफाइड।
डिसोसिएटिव मोटर डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल मूवमेंट होता है पेशेंट को, क्या होता है एबनॉर्मल मूवमेंट में उसको गेट डिस्टर्बेंस, चलने में प्रॉब्लम होता है, वीकनेस और पैरालिसिस फील करता है पेशेंट, मूवमेंट जनरली वर्सन विथ कॉलिंग ऑफ अटेंशन, पेशेंट को जब ऐसा लगता है कि कोई उसके ऊपर ध्यान दे रहा है तो पेशेंट का जो मूवमेंट ये जो पेशेंट शो कर रहा है वो क्या हो जाता है, वर्स हो जाता है और ज़्यादा पेशेंट को अफेक्ट करने लगता है उसका सिम्टम्स। पॉसिबली ग्रॉस द रिदमिकल ट्रेमर होगा, पेशेंट को कोरिया होगा, टिक्स होगा और जग्स टाइप के मूवमेंट करने लगेगा पेशेंट डिसोसिएटिव मोटर डिसऑर्डर में। एस्थेसिया, एबेसिया, ट्रंकल मूवमेंट करेगा, थ्रेशिंग एंड वेइंग द वार्म, रेयर फॉलिंग और इंजरी होगा पेशेंट को। ये सारे क्या मोटर मूवमेंट करता है पेशेंट को ये सारे पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स होते नहीं हैं, पर पेशेंट क्या करेगा, डिसोसिएटिव मोटर डिसऑर्डर में ये सारे सिम्टम्स पेशेंट शो करता है, मतलब ये सारे मूवमेंट वाले जितने जिसमें जर्की मूवमेंट होता है, ये सारे मूवमेंट से रिलेटेड सिम्टम्स जो डिजीज़ होते हैं ना, वो सारे सिम्टम्स पेशेंट इसमें शो करता है। पैरालिसिस इन्वॉल्विंग 1, 2 और 4 लिम्स में होगा, पेशेंट को रिफ्लेक्स रिमेन नॉर्मल रहेगा, नो फिस्कुलेशन, मसल एट्रोफी, ये सारे कुछ नहीं रहेंगे पेशेंट को, तो भी पेशेंट क्या करेगा, ये सारे क्रोनिक कन्वर्जन डिसऑर्डर में पेशेंट ये सारे सिम्टम्स क्या करेगा, शो करेगा। नॉर्मल इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी रहेगा पेशेंट का। डिसोसिएटिव कन्वर्जन, हिस्टेरिकल फिट्स और स्यूडो सीजर, इसमें क्या होगा, पेशेंट इट इज़ करेक्टराइज बाय कन्वर्जन मूवमेंट एंड पार्टली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन डिफरेंशिएशन, डायग्नोस विद ट्रू सीजर इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या होगा, पेशेंट को सीजर नहीं आएगा पर सीजर के जैसे वो क्या करेगा, सारे सिम्टम्स शो करेगा। जैसे कि नॉर्मल सीजर में क्या होता है, पेशेंट को नॉर्मल जब पेशेंट को सीजर आता है तो पेशेंट क्या हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। इसमें पेशेंट को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होगा, अमनेसिया होता है। नॉर्मल सीजर जब पेशेंट को आता है तो इसमें पेशेंट को पार्शियल अमनेसिया होगा। ड्यूरेशन, इसमें इंजुरी पेशेंट नॉर्मल सीजर में पेशेंट को इंजुरी हो सकता है, पर डिसोसिएशन अमनेसिया में कन्वर्जन में पेशेंट को इंजुरी नहीं होगा। न्यूरोलॉजिकल साइन, नॉर्मल सीजर में पेशेंट शो करता है, पर डिसोसिएटिव कन्वर्जन वाला जो पेशेंट रहेगा वो नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल साइन शो नहीं करेगा। फिर सीज़र आने के बाद पेशेंट को कन्फ्यूज़न हो सकता है। नॉर्मल सीज़र अगर पेशेंट को आता है तो उसके बाद उसको कन्फ्यूज़न हो सकता है, पर डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर वाला पेशेंट क्या करेगा, कन्फ्यूज़ नहीं होगा सीज़र आने के बाद। फिर उसके बाद जो नॉर्मल सीज़र है वो पेशेंट को कभी भी आ जाता है, पर डिसोसिएटिव कन्वर्जन में पेशेंट को जब लगेगा कि उसकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस होने वाला है तब उसको सीज़र आएगा, और सोते समय उसको सीज़र नहीं आता है। पर नॉर्मल जो सीज़र रहता है वो नॉर्मल सीज़र पेशेंट को कभी भी आ जाता है। और फिर नॉर्मल सीज़र में जो पेशेंट का जो सीज़र का ड्यूरेशन रहता है वो 30 to 70 सेकंड रहता है, पर डिसोसिएटिव कन्वर्जन वाला पेशेंट का जो सीज़र का टाइम रहता है वो 20 to 800 सेकंड रहता है। मतलब इसमें पेशेंट ज़्यादा ड्यूरेशन तक इसमें पेशेंट को सीज़र आता है। नॉर्मल सीज़र में पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो जाता है, पर इसमें डिसोसिएटिव कन्वर्जन में पेशेंट को बहुत रेयरली इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होता है। नॉर्मल सीज़र में पेशेंट अपना टंग बाइट कर लेता है, पर डिसोसिएटिव कन्वर्जन में पेशेंट अपना टंग बाइट नहीं करता। मतलब डिसोसिएटिव कन्वर्जन में पेशेंट अपने आप को हार्म नहीं पहुँचाता, पर पेशेंट सारे साइन एंड सिम्टम्स शो करता है जो नॉर्मल सीज़र वाला पेशेंट शो करेगा। इसे हम बोलते हैं डिसोसिएटिव कन्वर्जन। डिसोसिएटिव सेंसरी लॉस एंड एनेस्थीसिया, इट इज़ characterized by sensory disturbance like हेमी एनेस्थीसिया, ब्लाइंडनेस होगा, डिफनेस होगा, ग्लव एंड स्टॉकिक एनेस्थीसिया होगा। मतलब पेशेंट क्या करेगा, हेमी एनेस्थीसिया मतलब उसको एक साइड सेंसेशन, एक बॉडी के एक साइड पूरा सेंसेशन नहीं होगा, ब्लाइंडनेस होगा, डिफनेस होगा, ग्लव्स एनेस्थीसिया मतलब उसके हाथ में कोई सेंसेशन नहीं हो रहा है, स्टॉकिंग एनेस्थीसिया मतलब उसको पैर में कुछ सेंसेशन नहीं हो रहा है। ये सारे सिम्टम्स डिसोसिएटिव सेंसरी लॉस में पेशेंट क्या करेगा, शो करेगा। मतलब इसमें सेंसरी लॉस होगा। और डिसोसिएटिव मोटर लॉस में जो हम लोग पढ़े थे उसमें पेशेंट मोटर मूवमेंट से रिलेटेड पेशेंट क्या करेगा, साइन एंड सिम्टम्स शो करेगा। और इसमें सेंसरी से रिलेटेड पेशेंट क्या करता है, साइन एंड सिम्टम्स शो करता है, पर एक्चुअल में उनको ये सारी प्रॉब्लम्स होती नहीं हैं।
The disturbance is usually based on the patient knowledge of particular illness whose symptoms are produced. A detailed examination does not reveal any abnormality. जब हम लोग डिटेल एग्जामिनेशन करेंगे तो पेशेंट कुछ एबनॉर्मलिटी शो नहीं करता है, पर वो क्या करता है, ये सारे सिम्टम्स क्या करता है, डिसोसिएटिव सेंसरी लॉस एंड एनेस्थीसिया अगर पेशेंट को है तो वो ये सारे सिम्टम्स क्या करेगा, पेशेंट शो करता है। डिसोसिएटिव अमनेसिया में जब पेशेंट इसमें क्या होता है, जब पेशेंट को पास्ट में उसके साथ बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ रहता है जो वो रिकॉल नहीं करना चाहता है, याद नहीं करना चाहता, तो पेशेंट क्या करता है, डिसोसिएटिव अमनेसिया वाले साइन एंड सिम्टम्स शो करता है। मोस्ट ऑफन डिसोसिएटिव अमनेसिया फॉलो और ट्रॉमेटिक एंड स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन। पेशेंट अपने लाइफ का ट्रॉमेटिक और स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन को क्या करता है, भूलना चाहता है। देयर इज़ अ सडन इनएबिलिटी टू रिकॉल इंपॉर्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर कंसर्निंग ए स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। तो इसमें क्या क्या करता है पेशेंट, सडन इनएबिलिटी दिखाता है पेशेंट, मतलब अनेबल हो जाता है वो रिकॉल करने के लिए उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जो भी उससे रिलेटेड होगा उसके स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट से इन द पास्ट। तो पेशेंट इन सारी चीज़ों को क्या करता है, भूलने की कोशिश करता है और रिकॉल करने में वो इनेबल होता है। द एक्सटेंट ऑफ द डिस्टर्बेंस इज़ टू ग्रेट टू एक्सप्लेन बाय द ऑर्डनरी फॉरगेटफुलनेस। तो ये जो डिस्टर्बेंस रहता है वो क्या रहता है, टू ग्रेट होता है, और पेशेंट क्या करता है इसको टू बी एक्सप्लेन बाय ऑर्डनरी फॉरगेटफुलनेस, और पेशेंट अपने ये सारे चीज़ को क्या करता है, याद करना नहीं चाहता है। द अमनेसिया में बी लोकलाइज, जनरलाइज, सेलेक्टिव एंड कंटिन्यू इन नेचर। डिसोसिएटिव फ्यूग्स, साइकोजेनिक फ्यूग्स सडन अनएक्सपेक्टेड ट्रायल। इसमें क्या करता है पेशेंट क्या करता है, अपने मतलब ट्रैवल करता है अवे फ्रॉम द होम एंड वर्क प्लेस से विद द अजम्पशन ऑफ न्यू आइडेंटिटी। कोई न्यू आइडेंटिटी पाने के लिए ट्रायल करता है, कोई इनएबिलिटी टू कॉल द पास्ट, उसके साथ पास्ट में अगर कुछ हुआ रहता है जिसके कारण वो क्या करता है, अपने वर्क प्लेस से, अपने रहने की जगह पे अपने पुराना जितना भी आइडेंटिटी है वो सबको छोड़ करके वो एक नया जगह ट्रैवल कर लेता है जहाँ पर उसको एक नई आइडेंटिटी मिले। ये दो कारण से करता है, या तो पेशेंट अपने पास में हुए जिस बहुत सारे जो भी हुआ हो उसके पास में वो सारे स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट को भूलना चाहता हो, या फिर वो अपने लाइफ में कुछ नया आइडेंटिटी बनाना चाहता हो। दो कारणों से पेशेंट क्या करता है, अपने पुराने वर्क प्लेस से या होम टाउन से क्या करता है, बाहर कहीं ट्रायल करता है। द ऑनसेट इज सडन, इसे हम बोलते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग्स। द ऑनसेट इज सडन एंड ऑफन इज द प्रेजेंस ऑफ सीवियर स्ट्रेस एंड फॉलोइंग recovery. There is no collection of the event that took place during the fugue. The course is typically a few hours to a day and sometimes a month. Dissociative identity disorder इसमें क्या रहता है, पेशेंट जो रहता है इन दिस डिसऑर्डर पर्सन इज डोमिनेटेड बाय अ टू और मोर पर्सनालिटी। जो एक पर्सन रहेगा वो अपने में 2 से 3 पर्सनालिटी को क्या करता है, शो करता है। वो एक टाइम में एक ही पर्सनालिटी शो करता है। इसके लिए आपको अपरिचित मूवी अच्छे से याद होगा जिसमें पर्सन तो एक ही रहता है पर वो अलग अलग टाइम में अलग अलग पर्सनालिटी शो करता है। जैसे जैसे उसकी लाइफ में इवेंट आता है, जैसे जैसे उसकी लाइफ में चैलेंज आता है, वो उसी टाइप का क्या करता है, पर्सनालिटी शो करता है। पर इस डिजीज़ में पेशेंट एक टाइम में सिर्फ एक ही पर्सनालिटी शो करेगा, एक टाइम में 2 पर्सनालिटी शो नहीं करता है। इसे हम बोलते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसमें बोल रहा है ट्रांजिशन फ्रॉम वन पर्सनैलिटी टू अनदर इज सडन। तो जो पर्सन रहेगा उसका एक पर्सनैलिटी से दूसरे पर्सनैलिटी में ट्रांसफ़र होना क्या होता है, सडन होता है। एंड द बिहेवियर यूजुअली कॉन्ट्रास्ट स्ट्राइकिंग विद द पेशेंट नॉर्मल स्टेट। फिर उसके बाद पेशेंट अपने आप नॉर्मल स्टेट में भी आ जाता है। इसे हम बोलते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ट्रांस एंड पोजेशन डिसऑर्डर, ये मोस्टली इंडिया में देखा जाता है। This disorder is very common in India. It is characterized by temporary loss of both the sense of personal identity and full awareness of person surrounding. इसमें जो पर्सन रहेगा वो दोनों चीज़ें, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी भी लॉस कर देता है और अपने अपना अवेयरनेस, अपने आसपास मतलब सराउंडिंग जो जितना भी उसका अवेयरनेस रहेगा वो दोनों लॉस कर देता है पेशेंट। When the condition is induced by religious ritual and person may feel taken over a स्पिरिट। जैसे आप सुने होंगे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि इनके ऊपर देवी देवता आई हैं, ये मोस्टली इंडिया में होता है, या फिर बोलते हैं कि इसके ऊपर देवी चढ़ गई है। तो इसको हम मेंटल में बोलते हैं ट्रांसपोजिशन डिसऑर्डर, जिसमें पेशेंट अपनी भी आइडेंटिटी भूल जाता है और अपने आसपास के सराउंडिंग लोगों के बारे में भी अवेयरनेस उसको नहीं होता है।
ये मोस्टली क्या होता है, रिलीजियस होता है, जिसमें लोग बोलते हैं कि उसके ऊपर आत्मा आई है। द फोकस ऑफ अटेंशन इज नैरो टू अ फ्यू एस्पेक्ट ऑफ इमीडिएट इन्वायरमेंट एंड देयर इज ऑफन अ लिमिट बट रिपीट सेट ऑफ मूवमेंट पोस्चर एंड इंटरेस्ट। ये लिमिटेड थोड़े समय के लिए रहता है, पर ये क्या होता है, ये जो होता है वो क्या होता है, बोलते हैं ना कि बार बार देवी आती है उसके ऊपर, ये वही वही चीज़ है। अदर dissociative disorder कैंसर सिंड्रोम इज कॉमनली फाउंड इन द प्रेजेंट इन मिड इट इज़ अ करेक्टराइज। इसमें जो पर्सन रहता है वो क्या, उसको अगर क्वेश्चन हम पूछते हैं तो वो क्या करता है, उसके आंसर के आसपास का ही आंसर बताता है, पर अप्रॉक्सीमेट वही आंसर नहीं बताता। जैसे हम पर्सन को बोलेंगे फोर कितने होते, तो पर्सन बोलेगा 7 या बोलेगा 9, पर पेशेंट जो रहेगा वो कभी नहीं बोलेगा कि 4 4 8 होता है। अगर हम पेशेंट से पूछे 5 और 4 कितना होता है, तो पेशेंट बोलेगा 10 बोलेगा या फिर 8 बोलेगा, वो पेशेंट कभी 9 नहीं बोलता है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट या तो उसके मतलब जो भी आंसर बताएगा वो आंसर के आसपास तो होगा, पर एग्जैक्ट आंसर नहीं बताता है। इसको हम लोग बोलते हैं कैंसर सिंड्रोम। सो स्टूडेंट, योर टॉपिक इज़ ओवर।